नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डेली करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 27 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले अगर आपका टारगेट ROR 2026 का एग्जाम है तो आप लोग उसके लिए अभ्युदय बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये सामने आपके दिख रहा होगा, अभ्युदय बैच है। ये 5 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज क्विज आपका सब चीज इसमें सम्मिलित रहेगा, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपका। और इसके लिए आप अभ्युदय लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स जानकारी यहां से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आप लोग करंट अफेयर्स क्लास करते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है 2 कॉपी लेके रखिएगा, जहां पर क्या होगा आपको डेली जो है करंट अफेयर्स तो कराया जाएगा, लेकिन साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट में डेटा होता है वो मैं आपको नोट कराता हूं, आपको टास्क देता हूं। इसके साथ साथ में पीसीएस और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न और निबंध के लिए भी एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो आप उसको जो है दोनों कॉपी में लिख सकते हैं आराम से। आइए सीधे अब हम आज के टॉपिक पर शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने सही उत्तर दिया था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। वी नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा, डीआरडीओ के अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष, ये सब चीजें कई बार आपके एग्जाम पूछी जाती हैं, तो इनको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी कम करने की शुरुआत हुई है। जीएसटी करने नहीं, जीएसटी को कम करने की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जीएसटी कम करने की बात होगी ना, कम। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जैसे कैंसर की मेडिसिन हो गई और कई ऐसे जीवन रक्षक जो दवाएं हो गई हैं उन पर जीएसटी कम करने की बात कही गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक आम इंसान जो होता है, जो गरीब होता है, वो नहीं ले पाता है। वैसे भी आप जानते होंगे कि जो होम्योपैथी है, जो एलोपैथ है आपका, एलोपैथ आप जानते होंगे कि कितना खतरनाक है अपने आप पे, है ना। एक एक मेडिसिन के दाम कितने ज्यादा हाई होते हैं उसकी आप कल्पना है। जिस दवा को बनाने में 10 पैसे का खर्च लगता है, वो दवाएं जो है 10-10 गुना, 20-20 गुना, 50-50 गुना तक महंगी तक मिलती हैं। आप सोचिए, कल्पना करिए। मतलब फार्मा इंडस्ट्री अपने आप में अगर देखा जाए ना तो इतना ज्यादा करप्ट है, इतना ज्यादा करप्ट है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत करप्ट है अपने आप में, ठीक है। अभी तुम कुछ बोल दोगे तो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये नौटंकीबाजी। और जब बड़े बड़े माफिया नेता सब इसमें शामिल होते हैं ना, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना, सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके खिलाफ कई बार लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन कुछ होता है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े मेडिकल, बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर बहुत बड़े बड़े जो है लोग इसमें शामिल होते हैं और वो इस खेल को खत्म करना नहीं चाहते। इनफैक्ट जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो सब इसमें जो है हाथ आजमा रही हैं। हाथ आजमा क्या नहीं, उनका आधिपत्य है फार्मा कंपनी में, है ना, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज है। तो ये सब चीजें जो है ना, मतलब इतना आसान नहीं है कि इन एक रेट जिसका आप सोचिए, ये आपका जो रेविटाल आता है और ये जो मेडिसिन आते हैं, बताइए कितने महंगे दामों में बिकती हैं लोग। और कैंसर की दवाओं से लेकर के एक एक इंजेक्शन इतने महंगे महंगे मिलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है अपने आप में। इस पर कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है। हालांकि सरकार ने भी हाल ही में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी कम करने की बात कही है। सरकार भी क्या ही गुड़ खिलाती है, भगवान ही जाने माने। मतलब कभी कभी लगता है कि सरकार के में लोग जो बैठे जो हैं वो क्या काम करें, सरकार की मंशा क्या रहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। खैर एनीवेज, अभी हाल ही में क्या सरकार ने अपने व्यापक कर सुधारों के तहत कई आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी कम करने का काम कर रही है, ठीक है। कैंसर की दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण उपचारों के लिए प्रस्तावित बदलाव में जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% करना और कुछ मामलों में उन्हें 0 तक लाना भी इसमें शामिल है। कल मैंने आपको एक कराया था कि सरकार अभी जो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें जो है 2 स्लैब कम करने वाली है। 2 स्लैब कौन कौन से डाउन करेगी जरा बताइएगा मुझे, कल मैंने आपको समझाया था इसको, ठीक है। आप जानते होंगे आईएमए, जिसको हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलते हैं, उन्होंने उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी दवाओं, क्रॉनिक किडनी रोग, कोलेजन संवहनी रोग, थायराइड विकार, अस्थमा, सीओपीडी, ऑस्टियोपोरोसिस और गंभीर संक्रमणों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं, अंतःशिरा, इम्यूनोग्लोबिन और हीमोफीलिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जैसे रक्त संबंधी बीमारियों और स्थितियों के इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर भी जीएसटी छूट देने का आग्रह किया है, क्योंकि ये सब बड़ी कॉमन बीमारियां हैं और इन पर खूब ज्यादा पैसा जो है खर्च होता है। आप समझ लीजिएगा कि जो फार्मा कंपनी है वो बहुत पैसा कमाते हैं, उसके पीछे खान पीन रहन सहन सब जिम्मेदार है आपके। आपको वही खाना, घटिया खाना दिया जाता है आपको खाने के लिए, जंक फूड आप खाते हैं, कैंसर की वजह से, फिर आप अस्पताल जाते हैं। आप जितना अपना कमाई का खर्च करते हैं उससे ज्यादा आप दवाइयों पर खर्च कर देते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा आप, ठीक है। सबके घर में अलमारी पर 2-4 पत्ते जो है इसके क्या कहते हैं, पैरास्टामोल और डोलो और रेविटाल वगैरह के मिल जाएंगे, है ना, सबके घर में। एक तो ये क्या कहते हैं निमोसलाइड, एक पैरास्टामोल, एक डोलो और एक ये क्या कहते हैं डिस्प्रिन,
ये कुछ मेडिसिन जो सबके घर में, और ये बड़ी हार्मफुल है। डिस्पिन वगैरह ना, निमोसाइड बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन क्या किया जाए, लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, है ना। कई सारे मेडिसिन पर सरकार ने रोक भी लगाया था कि भैया खतरनाक, इसे मत खाओ, लेकिन आप लोग खाएंगे, है ना, क्योंकि आयुर्वेद को आप नहीं फॉलो करते हैं, है ना। आयुर्वेद आपको झोला छाप लगता है। बीएमएस के डॉक्टरों की स्थिति खराब है कि आप उनको बेवकूफ समझते हैं, आप एलोपैथ की लेते हैं क्योंकि आप उनको स्मार्ट समझते हैं। उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में अगर अपने को तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आप जो है चुपचाप से आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। मैं बहुत गूढ़ बात आपको बता रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज जिंदगी में परेशान रहेंगे ऐसे ही। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो चिकित्सा उपकरण होते हैं उन पर भी जीएसटी कम करने का जो है आग्रह किया है, और कई सारे चीजों पर जो है, जो मेडिकल आपके इक्विपमेंट होते हैं उन पर भी जीएसटी कम करने की बात कही गई है, ठीक है। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि सरकार द्वारा दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी सुधार से संबंधित हालिया प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो अभी हाल ही में जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या कुछ इस पर ऑप्शन आपके सही है, बताइएगा। नंबर 1 पॉइंट है, सरकार कैंसर जैसी जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का और कुछ मामलों में 0% करने का भी, शून्य करने का भी ऐलान कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आईएमए ने हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी, अस्थमा और आदि जो संक्रमण है इनकी दवाओं को भी जीएसटी छूट श्रेणी में लाने का आग्रह किया है। बिल्कुल सही बात है, आईएमए ने ऐसा आग्रह किया है कि भाई ऐसे करो। दूसरा, आईएमए ने चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी दरें बढ़ाने का आह्वान किया है जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो। नहीं भाई साहब, चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी बढ़ाने की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, घटाने की बात कही गई है। तो 1 और 2 ही केवल सही है। आप देखेंगे ऑप्शन में तो केवल 1 और 2 कहां पर है, तो ए जगह पर है, 1 और 2 सही है। ध्यान रखिएगा, राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम करती है, जो सिन प्रोडक्ट होते हैं, जो सिन टैक्स वाली वस्तुएं होती हैं उन पर लगाती है। कल मैंने आपको बताया था सिन टैक्स के बारे में, जो मादक पदार्थ होते हैं आपके, उन पर सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए हाई रेट का 40% टैक्स तक का लगाती है। उनको लगता है कि महंगी चीजें होंगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि नशा एक ऐसी चीज है कि आप एक बोतल की कीमत 1 करोड़ रुपया भी रख देंगे ना, तो जिसको पीना होगा ना साला वो पिएगा, चाहे जहां से उधार ले ले, घर बेच ले, सब कुछ बेच देगा, लेकिन पिएगा वो। तो ऐसे चीजों पर जो है क्या कहते हैं, राजस्व बढ़ाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे पदार्थों को बंद करने का ऐलान अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कोई एक स्टेट बंद कर देगा, जैसे बिहार ने बंद कर दिया, शराबबंदी कर दिया, तो क्या लगता है शराब में बिहार बंदी नहीं होती है, बहुत धड़ल्ले से होती है, खूब ज्यादा ब्लैक वो होता है, ब्लैक से चीजें बिकती हैं और बहुत महंगे दामों पर बिकती है, लोग पीते हैं, अभी भी पीते हैं। सरकार कितना कहां देख लेगी भाई। लोग खेत में, घर में लोकल शराब बनाते हैं बिहार में, बताइए क्या कर सकते हैं आप, है ना। तो ये तभी संभव है जब हर स्टेट में ये काम हो जाए कि भैया नहीं शराब बंदी हो गई है, गुटखा पान मसाला बंद हो गया है। लेकिन दिक्कत क्या है, अजय देवगन अगर पान मसाला खाते तुम भी खाओगे, आपके वो लीडर हैं अपने आप में, है ना, क्या कीजिएगा। ऐसे लोगों से देश बर्बाद हुआ और किसी नहीं बर्बाद हुआ है। चलिए, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि का भारत की जीडीपी वृद्धि पर सीधा प्रभाव मामूली रहेगा। एक भाई साहब हैं, ट्रंप साहब, है ना, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान के पीएम और प्रेसिडेंट पगला टाइप के होते हैं, वैसे कुछ वैसे भी हैं, है ना, क्या कीजिएगा। अब साहब जी क्या कहते हैं, ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब को पैसा कमाने का खूब चस्का लगा रहता है। वो सोचते जितना पैसा मैं ले लूं अपने आप पे उतना है। वो सोचते हैं दुनिया के देश सब पागल हैं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। टैरिफ वाली जो बात आ रही है, 50% वाली टैरिफ वाली बात जो हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, अभी हाल ही में फिज एजेंसी ने जो है अपनी चीजें जारी की, रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है भाई साहब, अमेरिका के टैरिफ लगाने पर बढ़ाने पर कोई इतना खास असर होने वाला है नहीं एक्चुअली में भारत के ऊपर। भारत अपने आप में बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और कोई देश सोचे कि आज की कंडीशन में हम भारत को झुका देंगे और खास करके लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, माफ कीजिएगा आप तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में यह है कि पीएम जब आप देश का जो हाथ, अगर प्रधानमंत्री अगर आपके देश का अगर मजबूत है तो फिर दुनिया की ताकत आपको झुका नहीं सकती है। आर्थिक संसाधनों में तभी डाउन होंगे तब भी नहीं कोई झुका सकता है। हालांकि हम तो दोनों दृष्टि से मजबूत हैं। अगर आप देखेंगे, आप बीजेपी के पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, अलग केस है, लेकिन अगर आप देश के नेतृत्व की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे, तो देश बहुत सही स्थिति में चल रहा है। और ऐसे कंडीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुकना अपने आप पे बड़ा खराब बात हो जाएगी और झुकेंगे भी नहीं। उन्हें झुका होगा, मोदी झुक जाएगा, नहीं झुकता भाई, बिल्कुल नहीं झुकेंगे वो, ठीक है ना। तुम कर लो जो करना है तुम्हें, भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। भारत अब वो भारत नहीं रहा है जो 200 साल तक आजाद नहीं था, परतंत्र था। अब देश आजाद है और आजादी में
देश की जनता, देश का लोग, देश का सहयोग अपने आप में अपरिमित है। हमारी सेनाएं, हमारे लोग, हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत ही मजबूत है। हम आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे बात सेमीकंडक्टर की हो, डिफेंस की हो, मेडिकल की हो, किसी भी फील्ड में हो, आज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रम निश्चित तौर पर सरकार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और देश हमारी मजबूती की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे में ट्रम्प साहब ये भूल जाएं कि टैरिफ बढ़ा करके मामला डाउन कर देंगे, ना भैया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हम जितना ज्यादा आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे दुनिया में, हम उतने ज्यादा अपने आप को, अपने वर्चस्व को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो रेटिंग एजेंसी के अनुसार, ठीक है, फिच रेटिंग एजेंसी ने ही कहा है ये कि भारतीय क्रेडिट रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ जो बीबी पर बरकरार रखी है और जो देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि और बाहरी वित्तीय स्थिरता के समर्थन में है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार पिछले 2 वर्षों में गति धीमी होने के बावजूद भारत का आर्थिक परिदृश्य प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में मजबूत बना हुआ है। फिच रेटिंग ने 25 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा, हमारा अनुमान है कि मार्च 2026, ठीक है, में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से रहेगी, जो वित्त वर्ष 25 से अपरिवर्तित रहेगी और बीबीबी मीडियम 2.5% से काफी ऊपर रहेगी। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके पहले भी आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ और कई सारे रेटिंग एजेंसियों ने जो है अपना वक्तव्य जारी किया और उनमें कहा कि भैया अब जो भारत की वार्षिक वृद्धि दर है वो डाउन होने वाली है नहीं, वो लगातार बढ़ती रहेगी। तो अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरा, अगर आप विगत वर्षों में जाएंगे तो देखेंगे जहां वैश्विक स्तर पर मंदी आई कई कारणों से, जबकि भारत में मंदी ऐसी नहीं आई। कोरोना काल के बाद भी हम सही स्थिति में रहे, जहां पर सारी स्थितियां डामाडोल हो गई। तो ये बहुत बड़ी, इनफैक्ट कोरोना के बाद हम और मजबूत स्थिति में उभरे। क्यों? क्योंकि हमने स्वरोजगार से स्टार्ट किया। जहां पर हम काम करते थे वहां पर हमने काम बंद करके हमने अपने घर, अपने गांव, अपने आंगन में हमने काम शुरू किया, अपने घरों में काम शुरू किया। हम और आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ गए। तो ये भी एक बड़ी बात है अपने कोरोना पर आपके निबंध अभी भी ले आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि कोरोना के बाद भारत जो महाशक्ति बना है उसमें कोरोना यानी कि लॉकडाउन का क्या कुछ योगदान रहा है, ये आ सकता है प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। ओके, चलिए, फिच का अनुमान है कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि का भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर सीधा प्रभाव मामूली रहेगा, क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का केवल 2% ही है बस। ठीक है, तो फूफा जी जो सोचते हैं कि मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में मजबूत क्यों मानी गई है? तो नंबर 1 पॉइंट है कि बाहरी वित्तीय स्थिति और मजबूत जीडीपी वृद्धि दर के कारण, या फिर विदेशी निवेश पर आर्थिक निर्भरता के कारण, या फिर कृषि क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता के कारण, या फिर केवल निर्यात वृद्धि के कारण। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर ए वाला ही होगा। सिंपल सी बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, स्पेस एक्स ने प्रक्षेपण से कुछ मिनट पहले स्टारशिप रॉकेट की निर्धारित परीक्षण उड़ान जो क्या कर दी है, रद्द कर दी है। न्यूज में रहा है, चर्चाओं में रहा है। ठीक है, और बहुत कम टाइम पहले इसको रद्द कर दिया गया है। तो स्पेस एक्स ने प्रक्षेपण से कुछ मिनट पहले ही जमीनी प्रणालियों में तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए अपने स्टारशिप रॉकेट की निर्धारित परीक्षण उड़ान रद्द कर दी। स्टारशिप 10, ध्यान रखिएगा इसका नाम, स्टारशिप 10 का प्रक्षेपण रविवार को, यानी कि जो है आज मंगलवार, बुधवार है, अब संडे को शाम 7:30 बजे जो है पर दक्षिणी टेक्सास स्थित कंपनी की स्टार बेस स्थल से निर्धारित था। हालांकि प्रक्षेपण समय से केवल 17 मिनट पहले ही कंपनी ने इसे रद्द कर दिया, वरना कुछ भैया मामला गड़बड़ हो रहा है। स्पेस एक्स ने एक्स पर बताया कि ग्राउंड सिस्टम में खराबी के कारण ऐसा किया गया है। हालांकि बाद में ऑक्सीजन रिसाव की बात एलन मस्क ने बताकर खराबी की वजह बता दी। उड़ान का टलना मस्क के लिए एक और झटका है। स्टारशिप को हाल के महीनों में बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। एनीवेज, हो जाएंगे सक्सेस। अब तक स्टारशिप ने 9 परीक्षण मिशन पूरे किए हैं, लेकिन पिछले 3 जो इस साल जनवरी, मार्च और मई में प्रक्षेपित हुए थे, में गंभीर समस्याएं आती। मतलब चुनौतियां हैं मस्क के सामने, लेकिन फिर भी मस्क भी झुकने वाले इंसान नहीं है, मेहनती हैं, आगे करेंगे। फ्लाइट 7, फ्लाइट 8 से प्रक्षेपण के 10 मिनट से भी कम समय में फट गए थे, जबकि फ्लाइट 9 पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते ही नष्ट हो गया था। स्पेस ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि फ्लाइट 10 की योजना पिछली कमियों की जांच और बदलाव करने के बाद बताई गई। यह दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप मानी जाती है अपने आप में। इसके बाद भी मामला बिगड़ गया था, सोचिए आप। तो ये सब चीजें हैं, और आप जानते होंगे कि इसे 25 अगस्त को बोका चिका से सुबह 5 बजे लॉन्च किया जाना था। अब भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 5 बजे इसे लॉन्च किया जाएगा, मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या कहते हैं इस तरीके से अगर तकनीकी खराबी के कारण अपने मिशन को रोक देती हैं, तो अभी मुझे लगता है कि विज्ञान को और ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर ऐसे क्या होता है कि काफी टाइम बाद क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर कई सारे मिशन होते हैं, मिसाइलें लॉन्च की जाती है, तो कई बार क्या होता है विफलताओं का सामना करना पड़ जाता है हमें। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं।
हाल ही में तकनीकी खराबी के कारण रद्द किए गए स्पेसएक्स के परीक्षण रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9, स्टारशिप 10, ब्लू ओरिजिन या फिर ड्रैगन? सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टारशिप 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अटल पेंशन योजना अभी चर्चाओं में है। आप जानते हैं कि अटल पेंशन योजना के अभी हाल ही में 10 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए हैं। अटल पेंशन योजना निश्चित तौर पर जो है वृद्धोजनों के लिए एक बड़ी योजना है अपने आप पर, और इस पर काफी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई योजना, किसी योजना के 5 साल पूरे होते हैं या 10 साल पूरे होते हैं या आगे का समय पूरा होता है, या कोई योजना बनाएगी और उसने अपना एक टारगेट रखा था, उसको अचीव कर लिया, ठीक है, तो वो योजनाएं अक्सर आपके एग्जाम पूछी जाती है। और योजनाओं पर एक बात ध्यान रखिएगा, योजनाएं हमसे हमेशा पुरानी पूछी जाती है, तो उसी को देखकर करंट अफेयर्स में आप कहते हैं अरे बाप रे कितना पुराना पूछ दिया, ये नहीं, या बदल गया पैटर्न, ये वो। आप पैटर्न पर एक्चुअली में ध्यान नहीं देते हैं। पैटर्न पर ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि एक्चुअली में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। जहां थोड़ा सा प्रश्न पूछ लिया पुरानी योजनाओं से, आपके हक्का बक्का एकदम हो जाओगे आप। ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। केंद्र सरकार के मुताबिक 21 अगस्त 2025 तक अभी हाल ही में इसके तहत कुल 8.11 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हो गए हैं, जिनमें से 1.17 करोड़ से ज्यादा नए ग्राहक सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 में जुड़ गए हैं। इस वर्ष योजना में ने अब तक सबसे तेज 50 लाख पंजीकरण का आंकड़ा पूरा कर लिया है, जिसमें 46% पंजीकरण 18 से 25 वर्ष के युवाओं के हैं। अटल पेंशन योजना में आप भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जानते होंगे बाद में जो है 60 साल के बाद आपको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है ना? जानते नहीं जानते हैं, बहुत अच्छी योजना है। क्या है अटल पेंशन योजना, देख लीजिए। गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 1 जून 2015 को लागू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, असंगठित क्षेत्र। जरा मुझे बताओ कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। मैं पूरी अपेक्षा करता हूं, पूरी उम्मीद में रखता हूं कि मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि असंगठित और संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। अभी नहीं रिप्लाई कर पाइएगा तो वीडियो रुक जाएगा, उसके बाद कीजिएगा, लिंक करिएगा जरूर से। ठीक है, पूछता है कई बार असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार क्या कुछ काम कर रही है, असंगठित क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या कुछ और प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, हालिया कोई योजना जो असंगठित क्षेत्र के लिए जो है लॉन्च की गई हो, उस पर्टिकुलर योजना पर भी प्रश्न पूछ सकता है मींस में। तो ये सारे बिंदु आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बताइए, प्रश्न आपके सामने है। अटल पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस योजना की 10वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई, ठीक बात है। और 21 अगस्त 2025 तक योजना के तहत 8.11 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हो गए हैं, ठीक बात है। वित्त वर्ष 24-25 में 1.17 करोड़ से अधिक नए ग्राहक जुड़ गए हैं, ठीक बात है। आई थिंक 1, 2, 3 तीनों होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है ना? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन क्या है, सही है आपके। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है अल्टीमेटली, ठीक है, आप जानते होंगे 2026 आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 जो होगा आपका, उसमें आपका एग्जाम जो है पहले हो सकता है, लेट में नहीं होगा। तो अगर लेट में नहीं होगा, सिंपल सा तरीका यह है, आप क्या करिए, जल्दी से इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि पेपर नहीं लेट होगा तो अपनी तैयारी को मजबूत करके हुए चलना है आपको। इसलिए एडमिशन लीजिए, यहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस आपकी जो है मेंटरशिप प्लस आपका प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, आंसर प्रैक्टिस आपका, ठीक है, प्री के टेस्ट सीरीज, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको इसमें सम्मिलित रहेंगी। ठीक है, चलिए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये अभी हाल ही में ये जो है शुरू किया जाएगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण जो है इस साल 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये बड़ी उपलब्धि है और यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस बार का आयोजन पहले से कहीं अधिक बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग भी अपनी उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं को प्रदर्शित करेंगे कि भैया इस डिपार्टमेंट की क्या क्या योजना रही है, अभी तक हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है और आगे का प्लान हमारा क्या है। यानी कि यूपी, उभरते यूपी के बारे में अगर आपको जानना समझना है तो आप इस एक्सपो में शामिल होकर देख सकते हैं। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और कई सारे अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि इसमें चीजें दिखाई जाए आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस आयोजन में इन्वेस्ट यूपी, यूपी सीडा, जिनीडा, ईडा और नोएडा जैसे औद्योगिक विकास से जुड़े विभाग मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग भी अपनी योजनाओं का इसमें क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। यानी कि
विगत 7-8-10 सालों में उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार की प्रगति की है, उन सभी प्रगति का आकलन करने और चीज़ों को बताने के लिए जो है इस एक्सपो में चीज़ें होंगी। तो ये बड़ा एक्सपो होने वाला है, तीसरा संस्करण है इसका अपने आप में। याद देखिएगा, डेट याद देखिएगा कहाँ पर हो रहा है, नोएडा में हो रहा है। ठीक है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सिंपल सी बात है, आप बताइएगा मुझे कि लखनऊ एक्सपो सेंटर में, या कानपुर ट्रेड हॉल में, या इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, या फिर वाराणसी इंटरनेशनल ग्राउंड में। सिंपल सी बात है, सी इज द राइट आंसर होगा, बिकॉज ऑफ इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगरा नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आप कहेंगे सर कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? आप जानते होंगे कूड़ा निस्तारण के लिए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कदम सरकार उठा रही है, और उसी के रेफरेंस में ये न्यूज आपके लिए चर्चाओं में है। यानी कि आगरा नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आगरा के कुबेरपुर की जमीन 2007 में एक विशिष्ट लैंडफिल साइट के रूप में काम करती थी, मतलब कि वहां पर आकर के अपना डंप कर दो सारा कुछ। ठीक है, नगर निगम द्वारा प्रतिदिन एकत्रित किया गया हजारों टन ठोस कचरा यहीं डाला जाता था। यह डंपिंग साइट वर्षों तक शहर की सेवा करती रही, लेकिन धीरे धीरे यह खुद एक संकट का केंद्र बन गई, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, किसी जगह पर आप हमेशा कूड़ा डालोगे, डंप करोगे तो क्या होगा? वो फिर अपने आप में खूब बढ़ जाएगा, दिक्कत कर जाएगा, परेशान होगा उससे। आगरा नगर निगम ने वर्ष 2019 में इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु ठोस कदम उठाए। विशेषज्ञों की तकनीकी मार्गदर्शन में बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग तकनीकों के माध्यम से पुराने कचरे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, एक आ रही है बायो रेमेडिएशन और एक आ रही है बायो माइनिंग, और ये दोनों चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। इसको तुरंत ऑन स्पॉट नोट कीजिए कि आपका टास्क यही है कि बायो रेमेडिएशन और आपका बायो माइनिंग दोनों पर क्या करना है, आपको चीजों को अच्छे से करना है, अच्छा रेडी करना है। ये प्रश्न आपके प्री और प्लस मेंस दोनों में पूछा जाता है, खासकर बायो रेमेडिएशन पर प्रश्न खूब पूछा जाता है। अगर आपने बीएससी वगैरह किया होगा तो डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा, या एनवायरमेंट वाले सेक्शन में भी आपने इसको पढ़ा होगा। बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन अगर आपको पता है तो बताइएगा, हालांकि अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बायो रेमेडिएशन पर प्रश्न खूब बनता है। इसको कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हल्का सा हिंट में देता हूं आपको, इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ याद आया या भूल गए? राम नाम सत्य हो गया? याद देखो भाई साहब, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो जीवन गुलगप्पा हो जाएगा और फिर घूमते रहिएगा गोल 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 गोल। याद आप लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन आप लोग की एक कमी मुझे नजर आती है, और वो ये है कि आप लोग जो है ना रिवीजन भाई देखो नहीं करते हो। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, आप तीन काम नहीं करते हैं। एक रिवीजन नहीं करते हैं, एक पीवाईक्यूज पर ध्यान नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते हैं, और एक टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। ये तीन काम आप कतई ही नहीं करते हैं। बहुत रेयर स्टूडेंट होता है जो लगातार इस पर काम करता है, और आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप ये तीन काम नहीं करते। आप पढ़ते बहुत है, नो डाउट, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप नहीं पढ़ते हैं, आप एकदम से पगले टाइप पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर ये तीन काम नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन भूल जाइएगा। आज ही नोट कर लो, हृदय सर ने क्या कहा है। हृदय सर ने कहा है रिवीजन, रिवीजन एंड मोर देन रिवीजन। आप कम पढ़िए, आप उतना ही पढ़िए जितना आप कर पाए, लेकिन उसका रिवीजन होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20-22 साल का पेपर पीसीएस के लगाइए, आरएम भी लगाइए आपको कस के, और मॉक लगाइए, और अपनी कमियों पर जो है आप देखिए, विचार कीजिए कहां कहां पर आप गलती कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए फिर कैसे नहीं होगा आपका एग्जाम। लेकिन करते नहीं है आप, है ना। यह पहल SPSAA के सुपर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से क्रियान्वित की गई, जिसने धीरे धीरे कूड़ेदान बनी जमीन को क्या किया, खत्म कर दिया। क्या है बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग तकनीकी? तो बायो रेमेडिएशन की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है कि बायो रेमेडिएशन वह तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीव, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया आदि होते हैं, फंगी आदि होते हैं, एल्गी होते हैं, या पादपों का उपयोग करके प्रदूषित मिट्टी, जल, वायु या अपशिष्ट पदार्थों को साफ किया जाता है। बायो रेमेडिएशन की तकनीक के कारण ही उद्देश्य क्या है? प्रदूषक जैसे तेल, कीटनाशक, भारी धातु, औद्योगिक रसायन को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना। ठीक है, बदलन हो गया है, बदलना होगा ये। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए तेल रिसाव, ऑयल स्पिल, इस पर खूब प्रश्न पूछता है। ऑयल स्पिल की घटनाओं पर ही खूब प्रश्न पूछता है आप एग्जाम के लिए। इसको भी क्या करिए, नोट कर लीजिए हैंड टू हैंड। ठीक है, तो जैसे आप जहाज जब जाती है ना, बड़े बड़े जो है जब आयात निर्यात होता है तेलों का, तो उसमें रिसाव होता रहता है ना, ऑयल स्पिल होता है, तो उसको दूर करने के लिए बायो रेमेडिएशन का तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न, ये टॉपिक इस पर खूब प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑयल स्पिल की सफाई में कुछ बैक्टीरिया तेल को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं।
औद्योगिक अपशिष्ट जल से विषैले यौगिक हटाने में, पादप आधारित तकनीकी में पौधों की जड़ें मिट्टी से भारी धातु अवशोषित कर लेती हैं। तो ये कई सारे चीजें यहां पर लिखी गई हैं। बायोमाइनिंग क्या है? परिभाषा, बायोमाइनिंग एक देसी जैव प्रौद्योगिकी है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है। तो ये क्या है? बायो माइनिंग है। माइनिंग शब्द है ना, बायो माइनिंग, जीव प्लस माइनिंग, ऐसा कर लीजिए, इसको तोड़ दीजिएगा। काम कैसे करता है? कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, अयस्कों से धातुओं को घुलनशील रूप में निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को बायो लीचिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो ये थायोबायोसिलिस, फेरोक्सिडाइंस और लेपिटोस्पेरेलम फेरोक्सिडाइंस नामक बैक्टीरिया का उपयोग तांबा यानी कॉपर, यूरेनियम, सोना यानी गोल्ड आदि निकालने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न अब इस पर आ गया कि भैया बताओ बायोरिमेडिएशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धातुओं को अयस्क से अलग करना, या प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना, या नए अयस्क की खोज करना, या प्लास्टिक का पुनर्चक्र करना। बताओ क्या होगा? बी वाला होगा। ठीक है, प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना, यही होगा? कुछ और होगा? यही होगा। चलिए, चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज कौन है? चेतेश्वर पुजारा। इनको बैकबोन ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम भी कहा जाता था। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एक तरीके से, मतलब बहुत बहुत मजबूत प्लेयर थे अपने आप में। तो उन्होंने क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। चेतेश्वर पुजारा को क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ माना जाता था, है ना। उन्होंने 2010 में अपना अंतरराष्ट्रीय कैरियर शुरू किया और आखिरी टेस्ट जून 2023 में खेला था। तो ये फैक्ट आपके लिए जरूरी हो जाता है चेतेश्वर पुजारा के बारे में। उपलब्धियों की अगर बात करें तो 100 से अधिक टेस्ट मैच भारत के लिए खेला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 की ऐतिहासिक सीरीज जीत में पुजारा का योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने 3 शतक जमाए और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। टेस्ट कैरियर में 7000 प्लस रन बनाए, 2024 तक का डेटा है ये। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भी भारतीय बल्लेबाज में शामिल हो गए। पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक हैं आपके, 3 दोहरे शतक हैं और 35 अर्धशतक भी इसमें शामिल हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 206 रन रहा है। इसके अलावा उन्होंने 5 वनडे मैच भी खेले थे। तो ये नाम इनका आपको याद रखना है। और इसके अलावा अब इन पर प्रश्न है कि चेतेश्वर पुजारा का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण वर्ष 2010 में किया। पुजारा को द न्यू वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। बताइएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या हैं आपके सही हैं। ठीक है, ये देखो अब आपके सामने प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न। इसका उत्तर आपको देना है। बायोमाइनिंग तकनीक में धातुओं को अयस्क से घुलनशील रूप में निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? फाइटोरिमेडिएशन, बायोडिग्रेडेशन, बायोलीचिंग या बायो ऑक्सीडेशन? बहुत ही अच्छा है और ये अभी हमने आपको बताया था, जस्ट बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए, जब ये आपका आरओ मेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपका प्री अभी निकल रहा होगा 2023 वाला आरओ वाला, और मेंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बैच चलता है आरओ मेंस मुख्य परीक्षा का, जहां पर आपको जीएस को छोड़ते हुए सभी कंटेंट का आपका वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स, टेस्ट सीरीज आपकी, जीएस की भी टेस्ट सीरीज हालांकि इसमें शामिल रहेगी, प्लस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका टारगेट के बिहाफ पे। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है और इसके लिए आप हमें मेंस आरओ मेंस लिख करके 8604409201 या फिर 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सी सेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।